अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ है डॉक्टर रबिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गलतियों के बारे में जो लोग करते हैं और वजन नहीं गेन कर पाते। बल्कि इतना मुश्किल काम भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां लोग इतनी कॉमनली करते हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो डॉक्टर रबिया ये बताएं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, वो 10 मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि लोग करते हैं वेट गेन करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली तो बात यह है कि लोगों को ये नहीं पता कि वेट बेसिकली गेन किसने करना है ना। वेट उन लोगों ने गेन करना है जिनका BMI 18.5 से कम है या उनका जो बॉडी मास परसेंटेज है वो कम है, यानी उनके जो बॉडी पे मास इतना नहीं है। ठीक है, स्लिम फैट या स्किनी फैट ज़्यादा है लेकिन वो उतना मतलब कह लें कि लीन अपीयरेंस आती है, स्लेंडर अपीयरेंस, एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं। जैसे हमारी बॉडी टाइप की वीडियो है उसमें हमने डिफरेंट बॉडी टाइप्स बताई हैं। तो जो एक्टोमॉर्फ्स हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट गेन करना थोड़ा मुश्किल काम भी है, उनको हार्ड गेनर्स भी कहते हैं इसी वजह से जी, हार्ड गेनर्स कहते हैं। अच्छा, अगली मिथ जो है ना वो इसी के साथ चलती चलती आती है कि लोग कहते हैं कि भाई बॉडी वेट गेन करना आसान है लेकिन रिड्यूस करना मुश्किल है, या रिड्यूस करना आसान है गेन करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैलोरीज लें या आप कैलोरीज को आपने निकालना हो ना उनके इफेक्ट को, तो सेम रिस्पॉन्सेज आते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स सेम है। हाँ, बॉडी टाइप की वजह से डिफरेंट थोड़ी सी टाइमिंग में चेंजेस आ सकते हैं, किसी को रिजल्ट्स थोड़े डिले होकर मिल सकते हैं, लेकिन वो आपकी अपनी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें कोई मुश्किल है कोई आसान है, दोनों चीज़ें सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स है कि वो किस तरह का आता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि लोग अब कहते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस एक बंदा आ गया हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि मैंने वेट गेन करना है ना, तो आसान तरीका क्या है? मतलब एक नॉर्मल स्टेडी वेट गेन करने का कैलोरीज किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात बताते रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए ना, कि आपकी हाइट, वेट, उसके आपकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बनती कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? उतनी कैलोरीज जो पूरे दिन में आपको रिक्वायर्ड है उस वजन को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल। तो अब उससे आपने बहुत सारे लोग जो एक गलती करते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, आपने सिर्फ उसको सरप्लस में रखना है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का ख्याल रखें, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा रखें, और बाकी आप लेट्स से अगर आपकी 2000 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज है, 2500 कैलोरीज से स्टार्ट ले लें। और फिर इसी तरह जब आप सेकंड अपने मंथ पर आते हैं ना वेट गेन करने के लिए, तो फिर आप वही 500 कैलोरीज को 1000 कैलोरीज बना लेते हैं, क्योंकि फिर आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम 2000 टू 2500, क्योंकि अब आपने उस वेट को मेंटेन करना है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आप 500 करके कैलोरीज अपनी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन साथ साथ अपने कार्ब्स को आप रिड्यूस करते जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर लूं कि जो लोग समझते हैं कि हम कैलोरीज काउंट कैसे करें, तो एक तो किचन स्केल आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन हर जगह से मिल जाता है, मंगवा लें पहली फुर्सत में। दूसरा, जो मोबाइल एप्स हैं, क्या कहते हैं, फैट सीक्रेट हो गया, माय फिटनेस पॉल हो गया, बहुत सारे ये डिफरेंट है ना, तो इनको आप डाउनलोड करें। इनको अब तो आपको इस जो साइंस है उसने इतनी तरक्की कर ली, आपको तो हाथ में घर बैठे आप मोबाइल फोन के जरिए अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं। उससे होता क्या है कि ना, आपको पहले एक हफ्ता 10 दिन तो बड़ी जरूरत होती है इन चीजों की, फिर आप खुराक को देख के ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो जाता है कि वो जैसे देसी जुबान में कहते हैं हमारा हाथ बैठ जाता है कि भाई ये इतना है तो ये इतना होगा। अच्छा, अब एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, स्पेशली जो मेल्स हैं, वो आते हैं और कहते हैं भाई, ये कमेंट्स में कह रहे होते हैं भाई कि हम सब कुछ करते हैं, हम खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट गेन नहीं हो रहा। फिर जब उनसे पूछते हैं कि आपने ये खाया, भाई डाइट प्लान भी सही फॉलो हो रहा है, फिर जब पता करते हैं तो बताते हैं बस 3-4 सिगरेट पीता हूँ, वर्कआउट से पहले पी लेता हूँ, वर्कआउट के बाद पी लेता हूँ, तो वो चाय नहीं पीता लेकिन मैं सिगरेट्स पीता हूँ या चेन स्मोकर हूँ। तो आप बताएं ना लोगों को कि ये वेट गेन नहीं कराता। देखिए, एक तो ये है ना कि स्मोकिंग के साथ ना एक चीज कि बहुत सारे स्मोकर जिन्होंने स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश की होगी उनका वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग जो है ना वो आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर देती है। तो अगर आप बल्क करना चाह रहे हैं और आप सिगरेट पी रहे हैं और वो आपकी एपेटाइट को कम कर रही है, तो आप वो अच्छी हेल्दी कैलोरीज कैसे लेंगे? दूसरा ये कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जिस्म के लिए, आपके जिस्म की प्रॉपर नशोनुमा के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके सर से लेकर पैर तक हर हिस्से के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो और उसके साथ जो आपका सिस्टम लिंक्ड है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है सारा का सारा। तो अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं और आप इतना मतलब उसको मतलब मुज़हिर जो उसके अंदर जो चीज़ें होती है, टार होता है, इसके अलावा निकोटीन जो जाके आपकी खून की नालियों को तंग करती है, यानी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्पेयर करती है। तो आप अगर ज़्यादा सिगरेट्स पी रहे हैं तो आप कैसे एक अच्छी फिटनेस को अचीव करेंगे? आप ही कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस कैसे इंप्रूव होगी? तो आग और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपने फिटनेस की लाइफ
इख्तियार कर ही ली है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो ही गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्मोकिंग को भी कम करें। ये एक आदत है, ये कोई ऐसी एडिक्शन नहीं है कि जिसको छोड़ने के बाद आपको कोई बहुत बड़ी किस्म के विड्रॉल होने हैं। तो आप बड़ी आसानी से इस पे आप काबू पा सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज के साथ आपने अपनी स्मोकिंग को अब तो निकोटीन पैचेस भी आते हैं ना इसको छोड़ने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। चलिए ये तो हो गया ना, अब लोग कहते हैं कि भाई हम हर तरह की चीज़ खा लें वेट गेन करने के लिए, ये वो फलाना ढमकाना, तो आपने डर्टी बल्किंग नहीं करनी। वो फॉर द टाइम बिंग तो आपका वेट गेन हो जाएगा, आपका मसल उतना आपको कह लें डिफाइन मिलेगा, ज़्यादा पम्प आएगा, लेकिन उससे क्या होगा कि जब सर को भी पता है क्योंकि आप बॉडी बिल्डर रहे हुए हैं कि जब आप अपना जिम छोड़ते हो, आप वो वर्कआउट अपनी थोड़ा सा भी कम करते हो या अपनी डाइट वैसे ही रखते हो, तो फिर आपका जो सारा एब्डोमिनल रीजन है वो सारा फैट मसल से उतर के वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बहुत से लोग जो जिम करते हैं वो फिर ये शिकायत करते हैं भाई हम तो मोटे हो गए हैं, हम तो बहुत मोटे हो गए हैं। प्रोसेस्ड फूड का जो सबसे बड़ा मसला है ना कि वो इंतहाई इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और इन्फ्लेमेशन और फिर स्ट्रेस हार्मोन और ये सारी चीज़ें, रेजिस्टेंस की हम बात करते रहते हैं। जैसे ही वो इंसान थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को कम करता है तो उसके जिस्म पे वो जो आपने बोला ना कि चर्बी स्टोर होना शुरू हो जाती है, और खास तौर पे एब्डोमेन पे, कि वही जो सिक्स पैक्स, वही जो फिजिक आपने बनाई थी ना, वो ही सारी की सारी मटका बन जाती है। और वो वक्ती तौर पे, मतलब ये नहीं कि वो इंसान बड़ा डीमोटिवेट भी होता है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद अब ये देखो थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज जो है कम की तो ये हालत हो गई। तो क्वालिटी ऑफ फूड मैटर्स, बहुत जरूरी है। एंड मैक्रोस का स्प्लिट मैटर इसी बात के साथ कि देखिए अब आपने कार्ब्स को तो आपने रखना है ना ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली आपने वेट गेन करना है, हम उनको मना नहीं करेंगे कि आप नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपको साथ कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम ना हो। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा वो है आपके प्रोटीन्स, क्योंकि जो आपके मसल्स हैं ना वो बनते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड होते हैं प्रोटीन, तो जब आप प्रोटीन खाएंगे तो ही आपकी बॉडी प्रोटीन बिल्ड करेगी। ऐसा नहीं है कि बगैर प्रोटीन खाए आप सोचे कि भाई मैं ये खा रहा हूँ तो मेरा मसल बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल। और ये जो अक्सर लोग ना, हमें भी स्टार्ट में ये चीज़ सिखाई जाती थी, देसी सिस्टम था कि वर्कआउट के बाद ना आपने बस मिल्क शेक पीना है पता नहीं कितने किलो का। मुझे बताएं कि मुझे थोड़ी सी कमी बेशी माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 6 केले, उसमें तकरीबन 2 गिलास दूध, उसमें शहद और उसमें क्रीम, वो भी वो वाली, वो जो डब्बे वाली होती है। तो इसमें प्रोटीन कितनी आई होगी तकरीबन? मैं तो कहता हूं कि 20-21 ग्राम बस। 20-21 ग्राम भी बहुत, मेरे ख्याल से शायद 15 ग्राम होगी। और अगर मैंने तगड़ा वर्कआउट किया और उसके बाद मुझे कम से कम 40 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैंने उस रिक्वायरमेंट से कम प्रोटीन ली, और अननेसेसरी वो गैर जरूरी कैलोरीज जो ली कि इतने ज़्यादा केले और इतने ज़्यादा जो दूध था, और फिर उसमें जाहिर सी बात है चीनी भी ऐड होती थी, अगर चीनी नहीं ऐड होती तो शहद भी ऐड होता था। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की और क्रीम के जरिए फैट्स की तो क्वांटिटी बढ़ा दी बहुत, लेकिन प्रोटीन बीच में कम रह गया। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी खुराक में अगर आप फैट एंड कार्ब्स को बढ़ाएंगे तो इंसुलिन को बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे यही बात जो आपने चीज़ें बताई हैं कि क्या ये नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं हमने ये चीज़ खा ली है, ज़्यादा ले ली, कम ले ली, इस तरह। तो आपने ऐसा नहीं करना। बनानास भी बहुत अच्छे हैं वेट गेन करने के लिए, क्रीम भी बहुत अच्छी है, नट्स बहुत ज़रूरी हैं, उसके अलावा ये स्मूदीज़ एंड शेक, लेकिन उनकी एक प्रॉपर सेट रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरी बजट के अंदर, आपके मैक्रोस के अंदर एडजस्टेड और प्रॉपर सही परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग के, जैसे कि आपने प्रोटीन हमेशा ज़्यादा लेने हैं, कार्ब्स एंड फैट बराबर, तो उसके अकॉर्डिंग आपने लेने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ आ जाती है। लोग कहते हैं कि हम हर तरह का खाना खा लेते हैं वेट गेन करने के लिए, तो क्या ऐसा है कि हर चीज़ खा लो वजन बढ़ जाएगा? देखिए, जब तक मैं दोबारा ये बात कर लूँ कि मैं अगर एज अ ट्रेनर आप मुझे कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी डाइट ले रहा हूँ, मैं बहुत खाता हूँ, और मैं आगे से आपसे ये पूछूं कि आप कितना खाते हैं और क्या खाते हैं, और अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है कि मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आपको आइडिया नहीं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप अंधाधुंध जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास नक्शा नहीं है और आप निकल पड़े हैं मंजिल की तलाश में कराची की तरफ, और आप पूरा जोर लगा रहे हैं, आप पूरी कसरत कर रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं क्योंकि आपके पास मैप नहीं है। तो मैप क्या है? वो आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि हर इंसान की अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, उसने अपने हिसाब से खाना होता है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि खाएं, लेकिन कितना खाएं ये पता होना चाहिए, और क्या खा रहे हैं ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ आ जाती है कि लोग कहते हैं कि अब हमने वेट गेन करना है तो क्या हम ये चीज़ पे मंच कर सकते हैं, इस चीज़ पे मंच कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि हमारे पास आते भी हैं डाइट प्लान के साथ इन चीज़ें पूछने,
तो आप मंचिंग किन चीज़ों पे करेंगे, वो होंगे हेल्दी प्रोटीन बार्स, ठीक है। रादर देन आप एक चॉकलेट बार लें, आप प्रोटीन बार लेंगे, ठीक है। आपने अगर कोई कह लें ये फ्रूट शेक लेना है, आप वे प्रोटीन वाला शेक ले लेंगे। ऐसे नहीं कि आप फ्रूट ना यूज़ करें, आप बनाना यूज़ करें, आप डेट यूज़ करें, आप नट्स यूज़ करें, लेकिन साथ आप एक स्कूप वे प्रोटीन का डाल लें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी, यानी आपने टुवर्ड्स हेल्दी स्नैक्स जाना है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि भाई आप लोग बार बार बोलते हो प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो प्रोटीन से क्या होगा? प्रोटीन से आपका मसल मास बिल्ड होगा। अब मसल मास बिल्ड करने के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो एल-कार्निटीन है, एल-आर्जिनिन है, वे प्रोटीन है, और इसके अलावा देखें आप जो मैं अगर इसमें बोलूँगा कि अगर जो आपको बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे तो आपकी एल-आर्जिनिन हो गया, एल-कार्निटीन, क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ग्लूटामीन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें जो फैटी एसिड्स हैं और जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपको रिक्वायर्ड ही हैं अपनी मसल ग्रोथ के लिए। तो कम से कम ये, और विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी होती है लोगों में, तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएटिन, आर्जिनिन, ग्लूटामीन, वे प्रोटीन और क्रिएटिन, ये क्रिएटिन हाई एनर्जी फॉस्फेट है और इसका एक तो ये है कि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ा देता है, आप ज़्यादा अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकते हो, और दूसरा ये कि वो स्टेम सेल्स की तादाद को, मतलब ये नहीं कि आपकी मसल मैच्योरिटी को बढ़ाता है। तो ये एक अच्छे सप्लीमेंट्स है जो आप ले सकते हैं। और BCAAs, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, बिल्कुल वर्कआउट के दौरान आप इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन को वो एग्जैक्टली वो भी। अच्छा, अब एक और चीज़ आती है, बहुत से लोग हमें कह देते हैं कि भाई हम इकट्ठा ज़्यादा नहीं खा रहे। वो इसीलिए क्या करते हैं कि वो एक टाइम पे ज़्यादा खा लेते हैं, फिर स्किप कर देते हैं, और फिर इकट्ठा, मतलब किसी टाइम पे ज़्यादा खा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर ज़्यादा खा लिया। उसमें आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी को फास्टिंग में डाल देते हो, मतलब आप 12 घंटे कुछ नहीं खाते हो, फिर आप इकट्ठा ढेर सारा खा लेते हो, फिर आप कहते हो मेरा वजन नहीं बढ़ा, खा तो मैं इतना ज़्यादा रहा हूँ। अब वो आपका जो आपने इतना ज़्यादा खाया था ना, वो आपका पूरे दिन की ब्रेन ने उसके साथ आपको कहते हैं एनर्जी सप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, आपने स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। इसी से एक और न्यूट्रिशनल मिथ जो है हम उसको खत्म कर रहे हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वेट लॉस में हेल्प कराते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बेसिकली वेट गेन के लिए हैं, वो वेट गेन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। और अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वर्कआउट के दौरान वेट लिफ्टिंग नहीं करनी क्योंकि हम लोग उनका वजन कम हो जाएगा। तो ऐसा है क्या? वेट लिफ्टिंग से वजन कम हो सकता है? लोग वेट लिफ्टिंग, सिर्फ वेट लिफ्टिंग के ऊपर नहीं, लोग ये समझते हैं कि जैसे बस खुराक बढ़ा दी तो वजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ाना है? अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की तो मसल्स नहीं ग्रो करेंगे। बिल्कुल, ग्रोथ का जो स्टिमुलस है वो उस वक्त तक जाएगा नहीं जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करें। ये जो कॉमनली पूछा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछते हैं कि अगर हम वॉक ज्यादा करेंगे तो कहीं हमारी, ज्यादा कार्डियो ज्यादा करेंगे तो कहीं हमारा मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा। देखें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है मसल्स के लिए, कार्डियो करनी है हार्ट के लिए और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए, और इसके साथ आपने अपने मुताबिक कैलोरीज खानी है। अगर आप सरप्लस कैलोरीज में हैं एक्टिविटी के लिहाज से तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका वजन गिरे। लेकिन अगर आपकी खुराक ही ठीक नहीं है, खुराक की तरतीब ही सेट नहीं है, फिर आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, कार्डियो भी करें, दोनों इक्वली जरूरी है, बट देखें कि कितनी करनी है, आपके मुताबिक कितनी जरूरी है। इन चीजों को मतलब नहीं कि कैलकुलेट करें, वर्कआउट के वॉल्यूम को कैलकुलेट करें और न्यूट्रिशन में कैलोरीज को कैलकुलेट और अपने नंबर ऑफ सेट्स को, नंबर ऑफ रेपिटेशंस को। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमने वेट कैसे बढ़ाना है, हमें समझ नहीं आ रही। तो आपने ऐसे करना है कि पहले आपने अपना एक नंबर ऑफ सेट डिजाइन करना है कि मैंने इतने सेट्स लगाने हैं, फिर आपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस देखनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बॉडी से एडजस्ट होती जाएगी आपने वजन ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं सोना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या बे टाइम सोना, या ऐसे वैसे। बे टाइम सोना आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जो सही स्लीप है वो 8 आवर्स की आपकी बॉडी को रात के टाइम स्लीप चाहिए प्रॉपर। क्यों? क्योंकि आपके मसल की जो फिटीग है, जो आपका मसल जो लॉस हो रहा है ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि ऐसा तो है ना कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म साथ साथ चल रहे हैं, तो जो मसल लॉस हो रहा है उसको, मसल की वेयर एंड टेयर को, इन सबको करने के लिए जो बॉडी को टाइम चाहिए वो कब मिलेगा? वो आपको रेस्ट में मिलेगा। और रेस्ट सब स्लीप से बेहतर क्या है? रिकवरी होती ही आपकी स्लीप के अंदर है। जो भी आपने तोड़ फोड़ की है, अब जब आप डीप स्लीप, आप अच्छी तरह से सो रहे हो तो उसी नींद के दौरान ही आपके वो सारे मसल्स जो हैं वो रिपेयर होने हैं, सारा जो तोड़ फोड़ हुई है वो वापस सेट होनी है, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने हैं, आपके बॉडी ने मुकम्मल तौर पे अपने आप को रिकवर करना है और अगले दिन के लिए तैयार करना है। तो आई होप कि इस वीडियो से वो मैसेज जो हम आपको देना चाह रहे थे वो आप तक पहुंच गया होगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
और किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐड करनी आपकी बात में, सॉरी, वो ये कि अगर आप इस वीडियो के नीचे हमें बताएंगे कि इसका रिस्पांस पॉजिटिव कितना आपको लगा या इससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए, तो जैसे हमने वेट लॉस के लिए सेकंड पार्ट बनाया कि हमने बताया कि फिर आपने अपने मैक्रोस डाइट प्लान के साथ ना एडजस्ट कैसे करने हैं, तो अगर आप बताएंगे, अच्छा रिस्पांस देंगे, तो इस वीडियो को भी हम प्रॉपर वेट गेन कैसे करना है, किसने कितने कितने मैक्रोस के साथ, यानी कि प्रॉपर एक मील प्लान इनको मील प्लान, बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त वीडियो देखने को मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।